अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनके स्टेटमेंट्स और इनको कैसे हम अप्लाई करते थे ये सिखाया था आपको मैंने। आज के इस क्लास में हम बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। हालांकि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं इन तीनों लॉज ऑफ मोशंस की, और मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा है कि हम जो इनकी एप्लीकेशंस हैं उनको कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। आज हम एक उन्हीं कैटेगरीज में से एक कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स या एक कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं जिस कैटेगरी में बेटा एक सिस्टम या एक सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स की एक्सेलरेशन जो है वो सेम होती है। अगर आपके पास एक सिस्टम दिया है और इस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है इस सिस्टम में, अगर हर एक पार्ट की एक्सेलरेशन सेम है तो इस केस में हम कैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं, वो वाला केस आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसको यूजुअली हम बेटा फिजिक्स में या लॉज ऑफ मोशन में कनेक्टेड मोशन भी कहते हैं। कनेक्टेड मोशन का मतलब है कि अगर आपके डिफरेंट पार्ट्स कनेक्टेड हैं वाया सम स्ट्रिंग और वाया सम अदर मेथड, तो डिफरेंट पार्ट्स की अगर एक्सेलरेशन सेम है तो ऐसे केसेस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, particularly Newton's second law of motion, and we are going to discuss those cases in which the acceleration of different parts of the system is same. Possibly this is a case of connected motion. ये connected motion ही डिस्कस करने जा रहे हैं हम, पर इस connected motion में different parts की acceleration same होगी। ठीक है बेटा, तो देखो डायरेक्टली हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जो हमने आज तक पढ़ा है कि एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आपके पास एक सिस्टम दिया होता है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए आपको बेसिक 4 स्टेप्स जो है उनका ख्याल रखना पड़ता है। बेसिक 4 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। पहला स्टेप है बेटा कि आप सबसे पहले सिस्टम को डिसाइड करो। आपका जो सिस्टम है, आप जो सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हो, जिसके ऊपर या जिसके लिए आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी है, वो सिस्टम आप पहले डिसाइड कर लो। इसके बाद जब आपने सिस्टम डिसाइड कर लिया, दूसरा स्टेप है आपका कि आप उस सिस्टम पे देखो कि कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होता है, कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है, एक्ट करता है उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो आपने सिलेक्ट किया। तीसरा स्टेप है कि आप एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्योंकि आपने सिस्टम डिसाइड किया है, आपने फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया है। तीसरा स्टेप जो है वो है कि यू मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम। और फिर चौथा स्टेप जो है बेटा वो है कि यू यूज द लॉज ऑफ मोशन। जो आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उनको यूज करके यू राइट डाउन द इक्वेशंस। ठीक है बेटा, इन 4 स्टेप्स के बारे में H.C. वर्मा में भी डिटेल्स में लिखा है, और वी हैव वन मोर बुक वी कॉल दैट DC पांडे, उसमें भी इन 4 स्टेप्स का जो है बेसिकली इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे लिए इजी हो जाती है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज यू डिसाइड द सिस्टम, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। द सेकंड स्टेप इज यू आइडेंटिफाई डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। थर्ड स्टेप इज यू मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम, एंड द फोर्थ स्टेप इज यू यूज द लॉज ऑफ मोशन एंड राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, यही 4 स्टेप्स हम बेटा फॉलो करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। देखो बेटा, सबसे पहली प्रॉब्लम ये बेटा, मान लो एक फ्लैट सरफेस है, दिस इज अ फ्लैट सरफेस, लेट अस सपोज। इस फ्लैट सरफेस पे बेटा हम ये एक ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक ए, वी हैव वन मोर ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट विद ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी। इसी तरह हमारे पास एक और ब्लॉक है बेटा, ये हमारे पास एक और ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक सी। एक फ्लैट सरफेस है आपके पास और 3 ब्लॉक्स हैं।
दीज 3 ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, और तीनों ब्लॉक्स का मास दिया हुआ है। लेट अस सपोज कि इस ब्लॉक का मास है बेटा 2 kg, इस ब्लॉक का मास है 1 kg, और इस ब्लॉक का जो मास है लेट अस सपोज दैट इज 0.5 kg। ये 3 ब्लॉक्स हैं आपके पास, और इन तीनों ब्लॉक्स पे बेटा एक फोर्स एक्सर्ट होता है, इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होता है लाइक दिस। And let us suppose this force is 20 Newton. This is an applied force. A force of 20 Newton is applied on these 3 blocks. In fact, this force is applied on block A. और इस force की वजह से ये तीनों ब्लॉक जो है they start moving with a given acceleration, and let us suppose that acceleration is A. ठीक है? And we are assuming there is no friction. मैं नीचे लिखूंगा बेटा frictionless. फ्रिक्शन जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0 है, सो नीचे से जो सरफेस है वो इन पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन ब्लॉक्स। ये हमारा बेटा क्वेश्चन है। ये जो ब्लॉक्स है ना ए और बी के बीच में यहाँ पे कांटेक्ट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी, उस नॉर्मल रिएक्शन का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसी तरह यहाँ पे कांटेक्ट है बिटवीन बी एंड सी, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन ब्लॉक्स, पर मैं लिखूंगा बेटा हॉरिजॉन्टल नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ यहाँ पे निकालो, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ए पे एक्चुअली 2 नॉर्मल रिएक्शंस एक्ट करेंगी, क्योंकि ए का जो कांटेक्ट है वो 2 तरह से है। एक तो ए का कांटेक्ट नीचे सरफेस के साथ है और दूसरा इस साइड में बी के साथ है। तो नीचे जो है ग्राउंड की जो नॉर्मल रिएक्शन ए पे एक्ट करेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, बी की जो नॉर्मल रिएक्शन ए पे एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, इसी तरह बी पे जो कांटेक्ट है 3 साइड से कांटेक्ट है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इस सरफेस का कांटेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस का कांटेक्ट इस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस का कांटेक्ट इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह सी पे जो कांटेक्ट है, सी पे जो नॉर्मल रिएक्शन है, एक नीचे से ऊपर की तरफ होगी, दूसरा इस डायरेक्शन की इस सरफेस का इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो हमको अभी वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शंस नहीं निकालने, हमको खाली निकालने बेटा। यू कैन ऑल्सो फाइंड वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शंस, देयर इज नो इशू। चलो हम सारी नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होता है, नीचे से फ्रिक्शन है नहीं, तो जब फोर्स एक्सर्ट होगा तो ये सारे ब्लॉक्स मूव करेंगे, और सारे ब्लॉक्स की जो एक्सेलरेशन है वो ए है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि बेटा इन तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी, क्योंकि ब्लॉक ए बी और सी कांटेक्ट में है। तो जब आप ब्लॉक ए पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये तीनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करेंगे विद सेम एक्सेलरेशन। तो ये कॉमन सेंस है कि क्यों मूव करेंगे ये, बिकॉज दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर। जब आप इसको धक्का देंगे तो तीनों ब्लॉक्स चलेंगे, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो बेटा अगर इनकी तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम है तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपका जो सिस्टम है, मान लो ये तीनों ब्लॉक्स को हम ट्रीट करेंगे एक ही सिस्टम, जब भी आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जैसे इसमें डिफरेंट पार्ट्स है, ए बी सी अलग अलग पार्ट है। अगर बेटा ये तीनों पार्ट्स एक ही एक्सेलरेशन से मूव करते हैं तो आप पहला जो काम करेंगे वो करेंगे कि आप इस कॉमन एक्सेलरेशन को निकालेंगे। सबसे पहले आप इसी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करो। और इस एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं काम, हम तीनों ब्लॉक्स को एक ही सिस्टम ट्रीट करते हैं और इन तीनों ब्लॉक्स पे हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स कौन सा इन पे एक्ट करता है। वो नेट एक्सटर्नल फोर्स हम निकालते हैं, फिर हम ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट के हिसाब से जो नेट फोर्स है बेटा, दिस नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट, ये इक्वेशन आप इन तीनों ब्लॉक्स पे इकट्ठे यूज करेंगे, मतलब अगर आप तीनों ब्लॉक्स को ट्रीट करोगे एक ही सिस्टम और तीनों ब्लॉक्स एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे,
और अगर आपको इस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है तो आपको सबसे पहले नेट फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इन तीनों ब्लॉक्स पे, हालांकि ये तीनों ब्लॉक्स एक ही सिस्टम आपको ट्रीट करने हैं, तो इस सिस्टम पे इन तीनों ब्लॉक्स के जो सिस्टम आपने डिसाइड किया है उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्ट होता है। और ऑब्वियस सी बात है बेटा यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में आप नेट एक्सटर्नल फोर्स लोगे उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन निकलेगी। या आप ऐसे कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है उसी डायरेक्शन में आप देखो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्ट होता है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कितना होता है उसको निकाला आपने, टोटल मास देखो टोटल सिस्टम का कितना मास है, जैसे यहाँ पे तीनों पार्ट्स के मास को ऐड करना है तो टोटल सिस्टम का मास आएगा, तो नेट फोर्स निकाला, टोटल मास आपको पता है, तो वहां से आपकी टोटल एक्सेलरेशन निकलेगी। ठीक है बेटा, तो हमेशा याद रखेंगे कनेक्टेड मोशन में जब आपके डिफरेंट पार्ट्स की एक्सेलरेशन सेम होती है तो सबसे पहले उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप काम करेंगे, आप ये कॉमन एक्सेलरेशन जो सेम एक्सेलरेशन हर एक ब्लॉक की है, इस एक्सेलरेशन का आप पहले वैल्यू निकालो, फिर जाके आप आराम से अलग अलग पार्ट ले लो, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, जो आपको निकालना है वो निकाल सकते हो। पर द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फर्स्ट यू फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन। और कॉमन एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ऑन द एंटायर सिस्टम डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब आपको ये पता है कि नेट फोर्स कैसे निकालना है। मैंने अभी कहा बेटा कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में आपको निकालनी है उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लेना है, नेट फोर्स। तो इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में जो जो फोर्स एक्ट करेगा या जिस फोर्स का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा उन सारे फोर्सेस को आप ले लो और उनका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट निकालना भी सेम है, इजी है कि अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाता है और अगर फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है तो सबट्रैक्ट हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे मुझे बताओगे कि इन तीनों इस सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है एंड द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 20 न्यूटन। क्योंकि बेटा इन तीनों सिस्टम्स पे, इन तीनों ब्लॉक्स पे अगर आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन ये इस पे एक्सर्ट करेगा, ये इस पे करेगा, इसी तरह ये इस पे करेगा, ये इस पे एक्सर्ट करेगा, बट दोज फोर्सेस बिकम इंटरनल। जब आपने ए बी और सी को एक ही सिस्टम ट्रीट किया तो वो फिर बन जाते हैं इंटरनल फोर्सेस। या अगर ग्राउंड का देखोगे आप ए बी और सी, ये इन पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, मगर वो इस डायरेक्शन में है और हमको इस डायरेक्शन में जो है फोर्सेस नहीं लेने क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन जो वर्टिकल नॉर्मल रिएक्शन है उसको आप छोड़ दो। इसी तरह जो इनका वेट है, इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, दैट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स, बट वो भी आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो इनका वेट इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए वो वेट हमें यूज नहीं करना है। हाँ, अगर अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पे अब वेट ही जो है, वेट नेट फोर्स निकालने के लिए वेट ही एक इंपॉर्टेंट फोर्स होगा। पर यहाँ इस केस में, इस क्वेश्चन में अगर आपको नेट फोर्स देखना है, द नेट फोर्स इज सिंपली दैट इज 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो जो पहला काम आप करेंगे वो करेंगे कि आप इन तीनों ब्लॉक्स की कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। और कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? वी फाइंड द नेट फोर्स एंड डिवाइड द टोटल मास। ठीक है बेटा, बताओ अगर आपने इन तीनों को ट्रीट किया है एक ही सिस्टम तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना एक्सर्ट होता है बेटा? 20 न्यूटन। सो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन डिवाइड व्हाट इज द टोटल मास? 2 + 1 is 3 प्लस 0.5 is 3.5। ये आपकी टोटल एक्सेलरेशन निकल गई। ठीक है, इसके बाद आप बेटा आराम से कर सकते हो। अब ए की अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बी की अलग, सी की अलग। ठीक है, पर अब देखो ए और बी के बीच में अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो ए की आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये आपने ए लिया बेटा, सिस्टम ए लिया। अब ए पे बताओ मुझे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है। पर अभी आप इस डायरेक्शन वाले फोर्सेस खाली दिखाओ मुझे, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के बीच में निकालनी है ना आपको, तो आप खाली इस पे दिखाओ कि कौन कौन सा फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है। आप सारे फोर्सेस भी दिखा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। देखो हम क्या करेंगे, चलो सारे फोर्सेस दिखाओ। ए का वेट है डाउनवर्ड बेटा mg, ठीक है,
ए पे नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड एक्सर्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लेट अस सपोज उसका नाम हम रखेंगे N1, ठीक है बेटा। ए पे ये जो फोर्स है 20 न्यूटन ये एक्सर्ट होता है इस डायरेक्शन में, दिस इज 20 न्यूटन फोर्स। और ए पे बी जो है, बी की नॉर्मल रिएक्शन बी ए को पुश करेगा उस डायरेक्शन में, इसका नाम हम रखेंगे नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है बेटा। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद रखेंगे आप। अभी ए पे फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है किसने बेटा, बी ने, बी ने किया हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये बी ने किया हुआ है ए पे फोर्स एक्सर्ट, कितना फोर्स N2। जब आप बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तब आप दिखाओगे कि ए कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा बी पे, वो सेम होगा बेटा यही N2, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो ए है ना किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, द ब्लॉक ए इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, और इस एक्सेलरेशन का आपने वैल्यू निकाला है, ठीक है। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे दो डायरेक्शंस में यूज कर सकते हो। आप वर्टिकल डायरेक्शन में अलग यूज कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या ये जो ब्लॉक ए है ना, क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, नहीं होता है, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन इसकी जीरो है ना। जिस डायरेक्शन में वर्टिकल, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगी उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल होंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो है तो N1 होगा बराबर mg के, तो बनी एक इक्वेशन आपकी, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो है, नहीं, क्योंकि ब्लॉक ए एक्सेलरेट करता है ना हॉरिजॉन्टली विद एक्सेलरेशन ए, तो नेट फोर्स कितना आएगा ए पे, तो सबसे पहले आप लेंगे ग्रेटर फोर्स, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है 20 न्यूटन, अपोजिट कौन सा फोर्स है N2, तो नेट फोर्स आएगा ना बेटा 20 माइनस N2, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, सो 20 माइनस N2 विल बी इक्वल टू m इनटू a, पर किसका m लेंगे आप, a का m, a का मास, ठीक है। तो दो इक्वेशंस बनेगी बेटा। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, वर्टिकल डायरेक्शन में एफ नेट जीरो है, एफ नेट इज जीरो, क्यों आपको कैसे पता एफ नेट जीरो है, बिकॉज यू नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज जीरो, देयरफॉर वर्टिकल डायरेक्शन में आप लिखोगे N1 इज इक्वल टू mg, ठीक है बेटा। तो N1 का वैल्यू निकलेगा डायरेक्टली, M1 दिया है, मास कितना दिया है A का, दैट इज 2 एंड G इज 10, सो 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन निकला आपका N1 का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह बेटा आप इसके बाद आप करो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन लिखेंगे आप, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इक्वेशन अभी आप इस ब्लॉक ए के लिए लिख रहे हैं, और ये जो इक्वेशन यहाँ पे आपने लिखी है आपने तीनों ब्लॉक्स को एक ही सिस्टम ट्रीट करके लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, नेट फोर्स कितना है इस ब्लॉक पे, अपोजिट है ना ये दो फोर्सेस, तो सबट्रैक्ट होंगे, तो कितना आंसर आएगा 20 माइनस N2 की N2 माइनस 20, बेटा ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है ना, तो पहले वही फोर्स लेना पड़ेगा, 20 माइनस होगा N2। अगर इस डायरेक्शन में आप उस डायरेक्शन में आता ना, तो पहले आप लिखते N2 माइनस करते आप 20, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेट फोर्स आएगा बेटा 20 माइनस N2 इक्वल टू ma। इसका मास कितना है, a का मास कितना है बेटा 2, और एक्सेलरेशन कितनी है a की, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला ना अभी आपने, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 3.5, ठीक है बेटा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो और N2 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू फर्स्ट फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन एंड देन यू मेक द free body diagram of each part of the system independently and find what is required, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आप अगर आपको C और B के बीच में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालना है तो आप C की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ या B की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो अकॉर्डिंगली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं C की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये C है, बताओ कौन कौन सा फोर्स सी पे एक्ट कर रहा है बेटा, इसका वेट mg डाउनवर्ड, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है अपवर्ड, लेट अस सपोज इसका नाम हम रखेंगे N3, और C को जो B है ना बेटा, B पुश करेगा ना इस C को इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में बेटा B इसको पुश करेगा और इस नॉर्मल रिएक्शन का हम नाम रखेंगे लेट अस सपोज दिस इज N4, ठीक है। और कोई फोर्स एक्सर्ट होता है इस C पे, नहीं, ग्राउंड अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, हमने नाम रखा N3,
इस साइड से कांटेक्ट बी के साथ, तो बी पुश करेगा विद अ नॉर्मल रिएक्शन N4, इसका वेट नीचे डायरेक्शन में है, नीचे की ओर, दैट इज Mg। ठीक है, अगर आपको बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है बेटा, जरा बी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बी पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा बेटा? नीचे इसका वेट डाउनवर्ड, बिकॉज वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, इसकी अपनी नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड एग्जर्ट करेगा। लेट अस सपोज दैट इज N5, जो भी आपका नाम है, जो भी आपको अच्छा लगे नाम रख लो। तो ए इसको ऐसे पुश करेगा, तो ए करेगा नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट। अभी उसको शायद आपने नाम N2 दिया था, तो यहाँ पे भी N2 आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसी तरह बी, सी करेगा ना बी पे फोर्स एग्जर्ट, तो ऐसे अब दिखाएंगे नॉर्मल रिएक्शन, ये एग्जर्ट करेगा सी। देखो बेटा, यहाँ पे बी ने सी पे एग्जर्ट फोर्स किया था, कितना नाम रखा था आपने? N4। अब यहाँ सी बी पे एग्जर्ट करेगा फोर्स, इसका नाम भी आएगा ना बेटा N4। अगर ये एक्शन है तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। सो दिस इज एक्चुअली थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, इस केस में तीनों लॉज ऑफ मोशन यूज होते हैं। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको कहता है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल होंगे। अब यहाँ देखो बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है ना, क्योंकि ये ब्लॉक एक्सेलरेट करता है इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ए, ये ब्लॉक भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है विद एक्सेलरेशन ए। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल होंगे। तो एक इक्वेशन बनेगी N5 इक्वल टू mg। ठीक है, तो निकला आपका इस इक्वेशन से N5 का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि मास दिया हुआ है b का, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो। इस डायरेक्शन में आप न्यूटन सेकंड लॉ, तो इस डायरेक्शन में आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज किया, इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर लो। अगर ये उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, इस डायरेक्शन में कितना नेट फोर्स है बेटा? N2 माइनस N4, तो आप लिखेंगे N2 माइनस N4 इक्वल टू नेट फोर्स होता है ना बेटा, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो, इस N2 का वैल्यू अभी आपने निकाला ना पहले केस में, जब आपने ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, तो शायद आपने वहां पे N2 का वैल्यू निकाला। उस N2 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, एक्सेलरेशन का वैल्यू पहले ही निकाला हुआ है आपने, वो दे दो, मास दे दो, तो आपका N4 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बेटा, ये आपकी दूसरी इक्वेशन, इससे आपका N2 का या N4 का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम है बेटा, खाली अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हम लॉज ऑफ मोशंस यूज करते हैं। ठीक है, देखो, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं खाली आपको हिंट दूंगा। मेथड यही है, प्रोसीजर यही है। देखो बेटा, अगर ऐसे होगा, देखो एक प्रॉब्लम ऐसे, मान लो ये ब्लॉक ए है 10 kg, ये दूसरा ब्लॉक है 5 kg। ठीक है बेटा, तो यहां पे भी मान लो फ्रिक्शनलेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन, और इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होता है 15 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होता है 3 न्यूटन। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन है ना, यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg एंड 5 kg। इसका मतलब आपको देखना है 10 kg जो ब्लॉक है ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा 5 kg पे, मतलब इस डायरेक्शन में। अगर 10 kg 5 kg पे इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो 5 kg वापस करेगा ना इसी डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट, तो उसका वैल्यू निकालना है। मतलब यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg एंड 5 kg व्हिच इज एक्टिंग एट दिस सरफेस। ठीक है, एट दिस सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या करेंगे आप बेटा, सबसे पहले काम करेंगे, यहां पे भी मुझे बताओ, ये दोनों ब्लॉक्स एक ही, जब इन दोनों ब्लॉक्स पे फोर्स एग्जर्ट होगा तो इकट्ठे मूव करेंगे ना ये। तो देखो बेटा, अगर ये इकट्ठे मूव करेंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, और ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि इस डायरेक्शन में ये मूव करेंगे अगर फ्रिक्शनलेस है, क्योंकि यहाँ से 3 न्यूटन एग्जर्ट होता है, यहाँ से 5 न्यूटन एग्जर्ट होता है, तो ओवरऑल दोनों ब्लॉक्स उसी डायरेक्शन में जाएंगे विद एन एक्सेलरेशन ए। तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम है। जब एक्सेलरेशन सेम होती है तो आप पहले एक्सेलरेशन निकालते हो, किसके बराबर होता है बेटा, नेट फोर्स बाय एम। यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, नेट एक्सटर्नल फोर्स लेना ना आपको इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो कितना फोर्स आएगा 15 माइनस 3, क्योंकि इस डायरेक्शन में 15 है, वो अपोजिट है, तो नेट निकालना है, तो 15 माइनस 3 इज द नेट फोर्स डिवाइड m इज द टोटल मास, तो 10 प्लस 5 इज 15, सो दिस इज 12 by 15 इज योर एक्सेलरेशन। ये आपकी कॉमन एक्सेलरेशन। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, 10 kg ब्लॉक की अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये आपने 10 kg ब्लॉक की डायग्राम बना ली। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो वर्टिकल फोर्सेस को आप इग्नोर कर लो।
तो कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा 10 kg पे? एक तो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है बेटा 15 न्यूटन, ठीक है, और ये 5 kg ब्लॉक इसको ऐसे पुश करेगा ना, ये 10 kg पे कौन सा ब्लॉक एक्सर्ट करता है 5 kg, इसका नाम आप रखो n। और ये जो 10 kg ब्लॉक है ना बेटा, ये ओवरऑल एक्सेलरेट करता है ना इसी डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन है, जिसका आपने वैल्यू निकाला। अब मुझे बताओ इक्वेशन क्या आएगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है बेटा इस पे 15 माइनस n, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके n का वैल्यू निकालो, क्योंकि a का वैल्यू आपने पहले निकाला हुआ है, मास इस ब्लॉक का 10 kg है, n का वैल्यू आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसी तरह मुझे बताओ बेटा, अगर यही होगा, यही क्वेश्चन होगा ऐसे, यही होगा बेटा, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, मान लो ये यही क्वेश्चन है बेटा, 10 kg है 5 kg। अब अगर यहाँ पे मान लो ऐसे फोर्स एक्सर्ट करता है इस पे, और ये 10 न्यूटन फोर्स है, और ये जो एंगल है ना यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में आपको यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 10 kg एंड 5 kg। मतलब ये यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, खाली मैंने इस ये जो फोर्स है ना बेटा, ये फोर्स, इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। मैंने एक ही फोर्स दोनों ब्लॉक्स पे एक्ट करेगा, पर वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, फिर भी ये दो ब्लॉक्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, इकट्ठे मूव करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों इकट्ठे मूव करेंगे, क्योंकि कनेक्टेड है, एक को धक्का दोगे तो दूसरा मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करोगे, अगर फ्रिक्शन लेस है नीचे से, तो दोनों इकट्ठे जाएंगे। लेट अस सपोज दैट एक्सेलरेशन इज ए। अब अगर आपको इस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में निकालनी है, तो पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी बेटा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। पर व्हाट इज दिस, मैंने कहा ना कि जब आप एक्सेलरेशन निकालते हो तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालनी है उसी डायरेक्शन में आपको फोर्स लेना है। एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ये तो एक्सेलरेशन तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, पर फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो आपको इस फोर्स के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये बेटा फोर्स है आपका, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बेटा, ये जो है ये फोर्स ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो आप क्या करेंगे काम, इसके कंपोनेंट्स अगर आपको करने हैं तो ऐसे करेंगे। अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री है बेटा, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अगर मान लो ये F है, तो इस F के दो कंपोनेंट आएंगे इस डायरेक्शन में। अगर ये F है तो बेटा ये कंपोनेंट F cos ऑफ 30 आएगा, तो ये कंपोनेंट F sin ऑफ 30 आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है ना, तो बताओ मुझे, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, बट नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। बताओ यहाँ पे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में जो आपने इसका कंपोनेंट निकाला ना उस डायरेक्शन में, उसका वैल्यू कितना है बेटा, F sin ऑफ 30। सो F के बदले यहाँ पे आएगा बेटा F sin ऑफ 30 डिवाइडेड बाय मास। अब F का वैल्यू कितना है बेटा 10, तो ये आएगा, अब यहाँ पे F के बदले आएगा बेटा 10 sin ऑफ 30 डिवाइड बाय मास। मास कितना है दोनों का 15। तो यहाँ से बेटा आपकी एक्सेलरेशन निकलेगी। फिर इसी तरह आप इसकी अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसकी अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, और आपका जो है इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकोगे, ठीक है।